नमस्कार साथियों, एग्जाम यात्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजीत। आज आप जीएस की पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। अभी तक हमने देखा था भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के निर्माण और संविधान के मुख्य क्या क्या विशेषताएं हैं। आज हम जो बात करने जा रही हूँ वो संविधान की विशेषता से ही संबंधित पार्ट्स है, जिसको हम संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसको अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहते हैं। तो संविधान की उद्देशिका क्या है कि संविधान के सारभूत तत्व शब्द जितने हैं उनको एक क्रमबद्ध रूप में संयोजा गया है। तो इस प्रकार आज हम देखेंगे अपनी प्रस्तावना में क्या शब्द है, क्या उद्देश्य है, उनके निहित भाव क्या है संविधान और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना की। संविधान की प्रस्तावना, जिसको अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहा जाता है। अब देखिए संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग, यानी इसका जो शब्द स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, यानी ये भारत के जनता को समर्पित है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण पूर्व प्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारत की संप्रभुता से। संप्रभुता का अर्थ होता है किसी भी राष्ट्र राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति जो किसी का अधीन न हो, यानी अपने विधि निर्माण और अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किसी अन्य देश या किसी अन्य से वो सीमित ना होता हो, यानी उसको अपने कानून बनाने, शासन चलाने, प्रशासन चलाने की शक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार ये स्वतंत्रता का परिचायक है। अब अगला शब्द देखिए, समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष। समाजवाद एक प्रकार की आर्थिक नीति है सामाजिक न्याय की, जिसमें अवधारणा जुड़ी है। पंथ निरपेक्षता धर्म से संबंधित होता है, यानी भारत में जो ये दोनों शब्द हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 की तरह जोड़ा गया था। तो हम समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द को भी अभी एलोबरेट करेंगे। उसको देखिए, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये इस प्रकार पूरा सार है हमारे प्रीएम्बल का, प्रस्तावना का। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। प्रस्तावना के प्रमुख शब्दों का अर्थ क्या है, हम एक एक शब्दों को देखेंगे, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। संप्रभुता से हमारा आशय है कि भारत अपने शासन प्रशासन चलाने के लिए स्वतंत्र, यानी अन्य किसी बाह्य शक्ति से वो संचालित नहीं हो रहा है, यानी भारतीय स्वतंत्रता का एक परिचायक है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारी संप्रभुता ब्रिटेन के हाथ में थी, लेकिन अब आज़ादी के बाद से, स्वतंत्रता के पश्चात से संप्रभुता भारत के लोगों के अंतर्गत आ गई। इसका संविधान में वही वर्णन दिया गया। प्रस्तावना में इस बात को उद्घोषित किया गया है। समाजवादी का तात्पर्य यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद से है। धर्म भारत, अब देखिए, अब जरा देखते हैं, हम संप्रभुता को भी देखते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद, समाजवाद की अवधारणा क्या होती है, और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को हम देखते हैं। संप्रभुता का तात्पर्य, संप्रभुता का अर्थ यहाँ पे अपने को संचालित करने के लिए स्वतंत्र।
यानी ये संप्रभुता का मतलब है कि भारत अपनी राजनीतिक प्रक्रिया को चलाने के लिए स्वतंत्र है, किसी अन्य देश के अधीन नहीं। ये स्वतंत्रता का यहाँ या संप्रभुता का अर्थ हुआ। अब दूसरा हम देखते हैं कि समाजवादी जो और धर्मनिरपेक्षता। तो समाजवाद की जो अवधारणा है, समाजवाद की लोकतांत्रिक अवधारणा जो हमारे संविधान में, देखिए अब यहाँ हम जरा समझेंगे समाजवाद और लोकतंत्र। समाजवाद की जो अवधारणा है जिसको हम क्लासिकल समाजवाद या मार्क्सवाद कहते हैं, जो राजनीतिक दो आदर्श होते हैं प्रमुख, एक होती है स्वतंत्रता और एक होती है समानता। तो समाजवाद की लोकतांत्रिक अवधारणा, राजनीतिक आदर्श, राजनीतिक विमर्श या आदर्श, पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता। ये जो दो अवधारणाएं हैं राजनीतिक शब्दावली में या विमर्श में, स्वतंत्रता और समानता। तो जो उदारवाद की अवधारणा है वो स्वतंत्रता से जुड़ी, यानी मनुष्य को कुछ भी करने की स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता में जीवन संपत्ति स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त होती है, यानी आर्थिक क्षेत्र में मनुष्य स्वतंत्र होता है, उस पर राज्य कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। और दूसरी एक अवधारणा है जो ये मानती है कि स्वतंत्रता से ज्यादा समानता की अवधारणा पर बल देना चाहिए, यानी आर्थिक स्वतंत्रता जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, सबको समान मानना चाहिए। इस प्रकार दो अतिवादी विचारधाराएं हैं, स्वतंत्रता तथा समानता। एक तीसरी ये उदारवाद की अवधारणा है, ये उदारवाद की अवधारणा है, और ये साम्यवाद की अवधारणा है। अब इन दोनों अवधारणाओं में जो आदर्श हैं, उदारवाद स्वतंत्रता बल देता है और समानता जो है वो साम्यवाद की अवधारणा है, यानी इसमें स्वतंत्रता को नहीं स्वीकार किया जाए, उदारवाद में समानता को नहीं स्वीकार किया जाए। एक तीसरी जो विचारधारा इन दोनों आदर्शों को मिला के वो आई लोकतांत्रिक समाजवाद। जिसमें दोनों अवधारणा स्वतंत्रता समानता में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो भारत में अब देखिए, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद कैसे है, क्योंकि स्वतंत्रता जो होती है उदारवाद की अवधारणा है, उदारवाद की अवधारणा जो है वो लोकतंत्र की आवश्यक अवधारणा है, यानी लोकतंत्र को हम बिना स्वतंत्रता और उदारवाद के परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ सकते हैं। दूसरी तरफ स्वतंत्रता को जब हम बल देते हैं तो समानता जैसी चीज होती है वो समाप्त होने लगती है और सामाजिक आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार जो है समानता के आदर्श को और स्वतंत्रता के आदर्श को सामंजस्य करने के लिए एक नई विचारधारा जो चली वो थी लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसमें स्वतंत्रता के साथ साथ राज्य हस्तक्षेप करके आर्थिक और सामाजिक समानताओं को कम करता है, यानी समाज में जो वंचित लोग, शोषित लोग या कमजोर लोग हैं उनके लिए राज्य सकारात्मक हस्तक्षेप लगाता है, सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है, बड़े लोगों पे कराधान लगाता है और आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र को क्या करता है, थोड़ा उन पे अंकुश लगाता है। इसका तात्पर्य होता है कि समाज के बृहत हित में फैसले लिए जाएं, न कि सभी संसाधनों पे कुछ लोग का अधिकार हो। इस प्रकार भारत में आजादी के बाद से भारत की जो आर्थिक नीति अपनाई गई थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, जिसमें पूंजीवादी, जिसको उदारवाद भी कहा जाता है दूसरे रूप में, और साम्यवाद समानता का जो अधिकार था, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को आर्थिक क्षेत्र में रखा गया और राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ समानता को भी स्वीकार किया गया। जैसे समाज में वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं,
अनुसूचित जनजाति के लोग, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, सीटों को आरक्षित किया गया है राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। तो इस प्रकार समाजवाद की जो अवधारणा है लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में पूरे फ्रेम में बैठाने की गई। इस प्रकार हम किसी भी जो पाश्चात्य देशों के अतिवादी विचार है, उदारवाद, और जो सोवियत कम्युनिस्ट मॉडल था रसिया का साम्यवाद, उसकी जगह पे हमने लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया जो कुछ हद तक ब्रिटेन में संचालित है, जिसको हम फेबियनवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद कहते थे। इस अवधारणा को भारत में स्वीकार किया गया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने समाजवादी लोकतांत्रिक अवधारणा को स्वीकार किया, अपने प्रेम्बल में डाला। अब चलिए बहरहाल अगला देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा। अब देखिए, धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है वो प्रारंभ में फ्रांस में प्रारंभ हुई थी और सेकुलरिज्म इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। पाश्चात्य अवधारणा के अनुसार धर्म का पूर्णतः निषेध, यानी राजनीति या राज्य के शासन प्रशासन में धर्म की कोई भी मान्यता नहीं स्वीकार की जाएगी। तो इस अवधारणा को सेकुलरिज्म कहा जाता है। इसको हम नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा समझते हैं। यानी प्रारंभ में जो यूरोप में राष्ट्र राज्य की अवधारणा थी वो ईसाई राष्ट्र राज्य की अवधारणा थी, जो ईसाई मत से संचालित थी। धीरे धीरे प्रबोधन और फ्रांस की क्रांति इत्यादि घटनाओं के बाद जैसे जैसे वैज्ञानिक तार्किकता आई, वैसे लगा कि धर्म के कुछ विचार रूढ़िवादी, इनको राजनीति के क्षेत्र से निकाल देना चाहिए। और पूर्णतः जो अवधारणा आई वो सेकुलरिज्म की धर्मनिरपेक्षता की आई। धर्मनिरपेक्षता से यहाँ आप इस पहले समझिए कि धर्म में कुछ चीजें अदृश्य या अलौकिक होती थी। तो धर्मनिरपेक्षता जो एक तरह से हम देखा जाता है कि लौकिक जगत की बात करता है, न कि अलौकिक या पारलौकिक चीजों की बात करता है। तो इस प्रकार ये जो पाश्चात्य अवधारणा वो कहता है कि जो आप ईसाई धर्म की जो कुछ रूढ़िवादी मान्यताएं थी, इस पे कोई राज्य संचालित नहीं होगा। पूर्णतः लौकिक जो समस्या है उसके आधार पे राज्य और शासन व्यवस्था संचालित होगी। तो धर्मनिरपेक्षता इसमें है कि धर्म को पूर्णतः निषेध कर दिया गया है।
और इसको हम नकारात्मक अवधारणा समझते हैं। अब दूसरा देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ। भारत में कभी भी धर्मतंत्र के आधार पर कोई शासन व्यवस्था नहीं थी आदिकाल से लेके, लेकिन आपको एक तरफ ये देखना चाहिए कि भारत में हर धर्म के मानने वाले लगभग लोग उपस्थित हैं, विभिन्न धर्म मतलबी, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी इत्यादि सारे लोग हैं। तो भारतीय जो अवधारणाएं बनाई गई संविधान में, संविधान निर्माताओं के द्वारा, कि भारत किसी भी धर्म या मान्यता के आधार पर संचालित नहीं होगा, संविधान पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष होगा। लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा होगी कि सभी धर्मों को समान भाव दिया जाएगा, सभी नागरिकों को अपने धार्मिक रीति रिवाज मानने की छूट होगी, धर्म पर कोई प्रतिबंध जैसी अवधारणा नहीं होगी जैसे कम्युनिस्ट देशों में होती थी। तो इस प्रकार भारत में जो समान सर्वधर्म समभाव की अवधारणा है उसको हम सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता मानते हैं। और भारत की संविधान में जो अवधारणा है पंथ निरपेक्षता की, वही है सर्वधर्म समभाव। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पाश्चात्य अवधारणा से विपरीत है। अब आपने समझ लिया लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है, जिसमें उदारवाद और समाजवाद की जो है समानता की दोनों अवधारणाओं को मिला दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, स्वतंत्रता प्लस समानता दोनों का स्थापित किया जाता है। और इसमें किया जाता है सभी धर्मों को बराबर समान, सभी धर्मों को समान महत्व। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं हमारी ये जो धारणा है समान महत्व, इस तरह आप इस परिप्रेक्ष्य में समझ गए, इस कॉन्टेक्स्ट में। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला शब्द क्या है। अब इधर देखिए, अब इन शब्दों को देखिए और फिर इसके बाद हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक से हमारा अभिप्राय है कि यहाँ की शासन व्यवस्था की संपूर्ण अंततः जनता में निवास करती है, निश्चित समय पर चुनाव की प्रक्रिया होती है। अब देखिए, जब लोकतंत्र की परिभाषा दी जाती है तो इसमें जो सबसे सटीक उदाहरण दिया जाता है अब्राहम लिंकन का गेटिसबर्ग में दिया हुआ भाषण है। लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा जनता के लिए, यानी यहाँ पे जो लोकतंत्र होती है उसकी जो केंद्र बिंदु होती है वो जनता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, जनता की भलाई के लिए होती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक से हमारे यहाँ भी कि यहाँ की शासन व्यवस्था पर निश्चित समय पर चुनाव होता है, यहाँ की जनता भागीदारी करती है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है। इस प्रकार लोकतंत्र की जो उदारवादी अवधारणा और समाजवादी अवधारणा के साथ साथ जो लोकतंत्र की जनता केंद्रित अवधारणा वो हमारे यहाँ है। क्योंकि एक लोकतंत्र की और परिभाषा होती है, इसको हम जनवादी लोकतंत्र कहते हैं, जहाँ पे पार्टी के अंदर चुनाव होता है, जनता भाग नहीं लेती है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र की अवधारणा है कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार और एक सरकार का निश्चित कार्यकाल होता है, निश्चित समय हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। इस प्रकार आप समझ गए लोकतांत्रिक शासन से क्या अभिप्राय है। अब अगला देखिए, गणतंत्र से यहाँ है कि राष्ट्र के प्रमुख का भी चुनाव होगा, किसी राजवंश से आनुवांशिक नहीं होगा। देखिए, जो हमारे यहाँ शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो वेस्टमिनिस्टर संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड में क्या होता है कि वह संवैधानिक राजतंत्र, वहाँ राज्य का प्रमुख निर्वाचित नहीं होता, वहाँ का क्राउन जो होता है, जो राजा या रानी बैठता है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था वेस्टमिनिस्टर अपनाने के बाद भी यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव होता है, संसद और विधानसभा के सदस्य उनका निर्वाचन करते हैं। और इस प्रकार यहाँ की जो गणराज्य की अवधारणा है फ्रांस के संविधान से, फ्रांस में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, अमेरिका में भी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार हमारा हेड ऑफ स्टेट जो है वो रिपब्लिक है, मतलब रिपब्लिक स्ट्रक्चर्स है, मतलब रिपब्लिक जिसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो निर्वाचन होता है, किसी वंशानुगत या राजवंश नहीं चलता है। अब देखिए, अब अगला शब्द हम देखते हैं वो है न्याय से यह तात्पर्य कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं या समाजवाद की उद्देश्य की बात करते हैं तो उसमें ससड़ा होता है कि सामाजिक न्याय। अब जरा हम देखते हैं सामाजिक न्याय होता क्या है।
देखिए, जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, ये शब्द अपने आप में बहुत विस्तृत होता है। सामाजिक न्याय एक राजनीतिक आदर्श और सामाजिक आदर्श की प्रतिभूति है, मतलब प्रदर्शित करता है। इसमें ये दिखाया जाता है कि जो समाज में विषमताएं वो न्यून होनी चाहिए। जैसे हम उदारवाद की जब बात करते हैं तो स्वतंत्रता बल देता है, तो इस प्रकार एक वर्गीय संरचना हो जाती है जिसमें एक उच्च वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है, यानी उनके बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और जो सामाजिक न्याय की अवधारणा कहती है कि मनुष्य और नागरिकों के बीच में इतनी विषमताएं नहीं होनी चाहिए, इसके लिए राज्य को सकारात्मक हस्तक्षेप करना चाहिए और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं को न्यूनतम करना चाहिए। तो इसके जो प्रमुख चीजें हैं वो हैं राजनीतिक, यानी सभी लोगों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। अगर वंचित या शोषित लोग हैं तो उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समाज, यानी सामाजिक में कोई भेदभाव नहीं चाहिए, जाति, लिंग, आर्थिक आधार पे सामाजिक। और तीसरा होता है आर्थिक, यानी आर्थिक विषमताएं भी इतना ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि कोई वर्ग सारे संसाधनों पे कब्जा किए हुए, उन्हीं के हाथ में सारी संपत्ति और बाकी लोग विपन्न है, यानी उनके पास कोई संसाधन नहीं है। तो इन तीनों अवधारणाओं में नागरिकों की समुचित सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए, मतलब नरसंगिक रूप से इतना ज्यादा विषमता नहीं होनी चाहिए। इस अवधारणा को, पूरी अवधारणा को हम सामाजिक न्याय कहते हैं। और भारत के संविधान को कहा ही जाता है कि इसमें जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं या मूल अधिकारों में कुछ प्रावधान किए गए हैं, इसमें ही कहा जाता है कि सामाजिक क्रांति के दस्तावेज है। यानी ये सामाजिक न्याय की अवधारणा से हमारा संविधान बहुत निकटता से जुड़ा है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो सामाजिक न्याय की अवधारणा को और विस्तृत रूप से समझेंगे। इस प्रकार हम समझते हैं कि नागरिकों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं न्यून होनी चाहिए। ये अवधारणा सामाजिक न्याय को प्रदर्शित करती है। आपने इन तीनों पॉइंट्स को समझ लिया कि न्याय से तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या विस्तृत अवधारणा है जिसमें न्यूनतम विषमताएं होनी चाहिए। कोई वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा इत्यादि, उसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए महिलाओं के लिए, सबके लिए। तो इस प्रकार के हमारे, जब हम आप पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व में, तो इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या की जाएगी, पुनः एक बार देखा जाएगा। तो चलिए अब आगे पॉइंट्स पे चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है। अब देखिए, स्वतंत्रता से यहाँ मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म इत्यादि। देखिए, जो लोकतांत्रिक अवधारणा होती है किसी भी शासन प्रणाली की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की, लिखित संविधान की, उसमें ज्यादातर यही बात होती है कि स्वतंत्रता आवश्यक शर्त होती है। इसके बिना हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते इस ढांचे की। यहाँ पे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट जो है हम अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किए थे, जहाँ स्वतंत्रता को बिल ऑफ राइट्स के रूप में माना गया था। तो हमारे यहाँ भी नागरिकों को राज्य के खिलाफ अधिकार जो मिले, जिन्हें हम स्वतंत्रता का या मौलिक अधिकार कहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जीवन की स्वतंत्रता है, आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए, संचालित करने के लिए स्वतंत्रता है, विधि के समक्ष समानता की स्वतंत्रता है, हर नागरिक एक माना जाएगा इत्यादि, जो है स्वतंत्रता की अवधारणा है, जिसमें मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। धर्म को मानने के भी हमारे यहाँ मूल अधिकार में इसका दिया गया है। और जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें हम स्वतंत्रता को पुनः एक बार अच्छे से देखेंगे कि भारतीय संविधान में इसका कैसे वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार देख रहे हैं, स्वतंत्रता की अवधारणा से हमारा तात्पर्य हो गया कि यहाँ पे स्वतंत्रता, ये जो एक नागरिक रूप में हम अधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनको हम स्वतंत्रता की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति मौलिक अधिकारों के रूप में हमारे संविधान में वर्णित है। अब देखिए, समता का तात्पर्य समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार का न होना, किसी भेदभाव के, सभी के लिए समान अवसर होना। अब देखिए, समता की जो अवधारणा है यहाँ पे कहता है कि किसी के लिए कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, कोई वंशानुगत नहीं होना चाहिए, सभी नागरिक एक हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान अवसर होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको समता की अवधारणा को लेते हैं तो फिर यहाँ एक सामाजिक न्याय का प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर अगर समाज का हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषमता है, तो उसके लिए राज्य को हस्तक्षेप करके इसका माहौल बनाना पड़ता है जिससे हमारा समाज समावेशी और समतावादी हो। इस प्रकार यहाँ पे राज्य हमारे यहाँ हस्तक्षेप भी करता है, जिसका नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में एक बार देखें कि राज्य हस्तक्षेप क्यों करता है, क्योंकि सामाजिक समता के आदर्शों को लाने के लिए। अब अगला देखिए,
बंधुत्व की अवधारणा का अर्थ नागरिकों में भाईचारे की भावना की वृद्धि। बंधुत्व की जो अवधारणा है फ्रांसीसी क्रांति है, जिसमें समता स्वतंत्रता की भी बात कही गई थी। इस प्रकार नागरिकों में आपसी सद्भाव बना रहे, कोई नागरिकों में कोई दुष्व्यवहार न हो, एकता बनी रहे, इसलिए भाईचारे की अभिव्यक्ति भी हमारे संविधान में व्यक्त की गई मौलिक कर्तव्यों के रूप में। तो इसको आगे जब हम पढ़ेंगे तो और देखेंगे। तो हमारे यहाँ बंधुत्व की भी अवधारणा हमारे संविधान के प्रेम्बल या प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया है। अब इसके बाद हमने सारी चीजें देख ली। अब ये देखते हैं हम कि संविधान की जितनी चीजें शब्द हैं और इसको प्रस्तावना के उद्देश्य के रूप में पंडित नेहरू ने इसको प्रस्तावित किया था संविधान सभा में। तो इस प्रकार हम देखते हैं जब संविधान बन गया तो उसकी प्रस्तावना को सर्वप्रथम प्रदर्शित किया गया, बताया गया। तो फिर न्यायालय के सामने 2-3 ऐसे मामले आए जिसमें पूछा गया कि क्या उद्देश्य क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्योंकि इसका वर्णन किसी अनुच्छेद या भाग में नहीं किया गया है, लेकिन जो इसके शब्दों के महत्व हैं वो भारतीय शासन या संविधान के मूल स्रोत या आत्मा को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार न्यायालय ने अपने कुछ निर्णयों में बताया कि इसकी अवधारणा क्या है। इसको जरा हम देखते हैं कि बेरुवाड़ी ये केस आया था 1960 में उच्चतम न्यायालय के सामने। उसने प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं माना, यानी कहा यार इसका किसी अनुच्छेद किसी भाग में वर्णन नहीं, इसलिए संविधान का अंग नहीं है। अब देखिए फिर ये मामला आता है 1973 में, जो सबसे बड़ा चर्चित केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती 1973 में, जिसमें मौलिक ढांचे का निर्णय दिया गया था और अब तक की सबसे बड़ी बेंच बनी थी, जिसमें 13 जज थे, 7 बहुमत में थे, 6 अल्पमत थे। तो उस प्रस्तावना में भी कहा गया, उस निर्णय में भी कहा गया कि जो उद्देश्य का प्रस्तावना है वो संविधान का भाग माना जाना चाहिए, क्योंकि जो इसके शब्द हैं समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक संप्रभुता इत्यादि हमारी संविधान की मूल भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और इसी केस में संविधान के मौलिक ढांचा का भी वर्णन किया गया था कि उसके विपरीत संविधान संशोधन नहीं कर सकती है संसद। इस प्रकार ये माना गया इस निर्णय में कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अब देखिए एक भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, 2 शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 2 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता तथा समाजवाद। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कितना इंटरेस्टेड बनता है। 42वें संविधान संशोधन में 2 कौन से शब्द जोड़े गए? तो पंथ निरपेक्षता, समाजवाद। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1976 में। फिर ये पूछा जाएगा 1976 में संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए? पंथ निरपेक्षता, समाजवाद। फिर पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऐसे भी कि पंथ निरपेक्षता समाजवाद को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित जो मूल भाव थे, न्यायालय के निर्णय और इसके संशोधन को हमने देखा, इसके शब्दों को समझा। अब अगला हमारा इसी में टॉपिक जो है कि जो भारत का संविधान, कभी कभी इस पे आक्षेप या आरोप लगाया जाता है कि दुनिया के कई संविधानों का नकल किया गया है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि हमने विश्व के कई संविधानों का अध्ययन करके उसकी कुछ बातों को अपने यहाँ थोड़े मोड़े परिवर्तन या उसी तरह स्वीकार किया है। तो जरा हम देखते हैं कि किन किन देशों से हमारे संविधान के स्रोत को लिया गया है और उनका हम वर्णन देखते हैं, कौन कौन से भाग किस देश से लिए गए हैं। तो चलिए इस पे भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, न्यायपालिका की अवधारणा कहाँ से ली गई, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, सूचियों के बारे में कहाँ से लिया गया। तो देखते हैं संविधान के स्रोत ली गई विशेषताएं। पहला हमने आपको बताया था कि भारत शासन अधिनियम जो था उसकी लगभग 200 धाराओं को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। और एक तरह से हमारा जो वर्तमान संविधान है इसकी रीढ़ की हड्डी जो है 1935 का संविधान भारत शासन अधिनियम है, जिसकी धारा में क्या है, संघीय व्यवस्था जो संघ की अवधारणा थी इसी में किया गया, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकाल, प्रशासनिक विवरण, जितने भी चीजें संचालित होती है इसका मूल स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है। अब देखिए 2 संविधान हमारे समक्ष विश्व में आदर्श के रूप में प्रस्तुत किए जाए, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, दूसरा अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली को हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसमें जो मूलभूत अंतर होता है कार्यपालिका और विधायिका की संरचना को लेकर होता है। जहां संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के साथ होता है, यानी
संसद में या विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो कार्यपालिका का गठन करता है। लेकिन जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, यहाँ पे शासन के तीनों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होती है। वहाँ पे राष्ट्रपति या गवर्नर के हाथ में होती है कार्यपालिका, विधायिका अपना स्वतंत्र काम करती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। अब भारत के संविधान में हमने कल विशेषता में बताया था कि भारत में लिखित संविधान है, यानी अमेरिका की तरह है। यहाँ शासन के तीनों अंगों का वर्णन दिया गया है, लेकिन संचालन के रूप में वेस्ट मिनिस्टर संसदीय शासन प्रणाली अपनाते हैं। इसका सामंजस्य भी हमने अपने अनुसार किया है। तो इस प्रकार देखते हैं कि हम ब्रिटेन के संविधान से क्या अडॉप्ट किए और अमेरिका से क्या अडॉप्ट किए। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद। अब देखिए, एकल नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता अलग होती है, संघ की नागरिकता अलग होती है। भारत में संघीय व्यवस्था होने के बाद भी एकल नागरिकता की अवधारणा है। विधि का शासन की जो अवधारणा है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय वेस्टमिनिस्टर बताए, उसी को मंत्रिमंडल सिस्टम कहते हैं, कैबिनेट सिस्टम कहते हैं। संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, जैसे ब्रिटेन की संसद में 2 सदन पाया जाता है, हाउस ऑफ कॉमन जिसको लोअर कहा जाता है, अपर हाउस जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। ये व्यवस्था हमारे यहाँ भी है। राज्यसभा और लोकसभा, जिस लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लेकिन ये ब्रिटेन किससे थोड़ा अलग है। हमारा जो उच्च सदन हो अमेरिकी सीनेट की तरह है, जबकि यहाँ पे केवल एक औपचारिक रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड है। इस कहें कि हम हु भाई हु नकल नहीं किया, हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको बनाया है। अब अगला देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है। मूल अधिकार, स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, सरकार के तीनों अंग जिसमें न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायिक पुनरावलोकन, जिसमें न्यायालय संविधान के सब देखता है कि जो उपबंध सरकार ने संशोधन या नियम जो कानून है क्या संविधान सम्मत है कि नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिका का लिखित संविधान माना गया और संविधान को सर्वोच्च माना गया है। ब्रिटेन में संविधान को सर्वोच्च नहीं माना गया है, वहाँ की संसद को सर्वोच्च माना जाता है। तो इस तरह की अवधारणा हम अमेरिकी सिद्धांत से लिए हैं। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति वहाँ क्या होता है, सीनेट का हेड होता है। यहाँ भी राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने, यानी न्यायाधीशों और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया, जिसको महाभियोग कहते हैं, जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब पारित होता है उसके बाद वो पदमुक्त होता है। उसी तरह अमेरिका में भी जो कांग्रेस होती है और सीनेट में पारित किया जाता है उसके बाद वो पदमुक्त होता है। तो ये सारी अवधारणाएं हम अमेरिका के शासन से लिए हैं। देखिए अब इस प्रकार हमने देखा अमेरिकी संविधान से हमने क्या क्या लिया है। इसमें मूलतः मौलिक अधिकार, हम न्यायपालिका की भूमिका, जैसे हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या है, सर्वोच्च अपीली है, लेकिन अमेरिका में क्या है, संघीय न्यायालय है। तो हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायालय की तरह भी कार्य करता है। तो ये सारी व्यवस्था हमने अमेरिका से ली है। अब अगले चलते हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, सदस्यों का नामांकन, ये हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। इसमें मेन नीति निर्देशक तत्व जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे नीति निर्देशक तत्व क्या है और इसका लाने का उद्देश्य क्या था। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, औषधि सृष्टियों का केंद्र में होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नीति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय। जो मेन है कनाडा का जो संघीय व्यवस्था उसके समीप हमारा है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजुडल पावर होती है, अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, समवर्ती सूची में शक्ति जो बनाने की वो केंद्र को ज़्यादा है, यानी राज्य के ऊपर केंद्र को वरीयता दी गई है। दूसरे राज्यपाल की जो नियुक्ति यहाँ निर्वाचन नहीं होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उसी तरह कनाडा में भी राज्यपाल की नियुक्ति होती है, न कि उसका निर्वाचन होता है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में राज्यपाल का निर्वाचन होता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम, स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इत्यादि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। जर्मनी के वाइमर के संविधान से मौलिक अधिकारों के निलंबन से, यानी जब आपातकाल में हम कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हैं, ये अवधारणा जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई, जिसमें सरकार अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है और नागरिकों के कुछ मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। जब हम आपातकाल पढ़ेंगे और मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना के जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, ये सोवियत समाजवादी मॉडल के समाज न्याय की अवधारणा इस समय समाजवाद से जुड़ी है। और मौलिक कर्तव्य ये हमने किससे लिया है, सोवियत संघ से लिया है।
इस प्रकार हम देखते हैं हमारे संविधान में कहाँ कहाँ से कौन सी चीजें ली गई हैं, अच्छी चीजें जिसको हमने अपने अनुसार बनाया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र यानी हेड ऑफ स्टेट जो होगा यहाँ निर्वाचित होगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की जो हमने अभी अवधारणा की थी, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श है, हमने भी अपने संविधान में इसको लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ली है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व के भिन्न भिन्न संविधानों से हमने क्या क्या अपने संविधान में लिया है और उसको अपने अनुसार कैसे परिवर्तित किया है। इस प्रकार हमने संविधान की प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, विदेशी स्रोत इत्यादि चीज़ों को देखा। बहुत ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आपको इसे याद रहना चाहिए, और जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो पुनः एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।